नमस्कार, मेरा नाम है सुविधि और स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा के इस न्यू इनिशिएटिव और न्यू सीरीज में जो प्योरली बेस्ड है एनवायरनमेंट पर। कहने का मतलब है यूपीएससी से रिलेटेड और दूसरी स्टेट पीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स में जितना भी एनवायरनमेंट पर आता है उस पर हम एक ये न्यू सीरीज क्रिएट कर रहे हैं जिसमें मैं फॉलो अप वीडियोस लाती जाऊंगी। इसके अंदर जो पहली चीज हम फॉलो करेंगे वो है जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कन्वेंशंस हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इकोलॉजी, वो सारी हम एक एक करके लाइन वाइज देखेंगे। और ये पूरी सीरीज देखने के बाद एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आप इसके रिगार्डिंग आंसर नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट with our first episode of the series, which is based on United Nations Environment Program. तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये एक यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन देखो यूनाइटेड नेशंस के जो 6 पार्ट्स हैं उसके अंडर बहुत सारी असेंबलीज काम करती है। उन्हीं में से एक है यूनाइटेड नेशंस का एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इट्स लाइक एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो इसका हेडक्वार्टर किधर है? इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो, एनवायरनमेंट की जो चीजें हम जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है कहाँ पर थोप देती है? सारी डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होना चाहिए? कोई अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर किसी कंट्री में होना चाहिए। तो वहां पर सबसे ज्यादा हम नाम सुनते हैं कीनिया का। तो केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। एक सिंपल सा लॉजिक थोड़ा सा दे रही हूं मैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि हम बहुत सारे कन्वेंशंस और ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं पर एक हेडक्वार्टर होता है, तो हम कैसे सबको याद रख पाएंगे? अच्छा, अब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसके कितने मेंबर स्टेट्स हैं? तो इट हैज 193 मेंबर स्टेट्स। और ये कब बना था? 1972 में। और अभी क्या चल रहा है? 2022। तो मतलब 50 इयर्स जो हैं इसके इस साल चल रहे हैं, कंप्लीट हो गए, हाफ सेंचुरी मार लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में। अब जो ये यूएनईपी है इसकी एक असेंबली है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। ठीक है, ये 2012 में बनी थी और ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबली है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है एनवायरनमेंट की इन द वर्ल्ड। मतलब सारी जितनी भी कंट्रीज है वो इसकी चीजें फॉलो करती है। अब ये जो एनवायरनमेंट असेंबली है उसके क्या क्या काम है? तो इसके काम है, एक तो एनवायरनमेंट के लिए पॉलिसीज बनाना फॉर नॉट ओनली अफ्रीका बट द होल वर्ल्ड, क्योंकि ये एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। और दूसरी चीज है एनवायरनमेंट के लिए इंटरनेशनल इंटरनेशनल लॉज बनाना ऑन एनवायरनमेंट। तो ये इसके दो मेन काम है। इसके अलावा ये क्या करती है? ये बाय एनुअली नहीं, 2 साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है। तो 2012 में चालू हुई थी, तो 12 में, 14 में, 2017 में और 2019 में, ऐसी करके 4 मीटिंग अभी इनकी हुई है। जो लेटेस्ट मीटिंग थी इनकी मार्च 2019 में। अब हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नैरोबी, केन्या में। तो ये मीटिंग भी केन्या में ही हुई थी। इसके अंदर इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्होंने ही, इंडिया ने ही, मतलब हमने ही 2 नैरेटिव रखे थे। एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक्स के ऊपर क्या किया जाए और एक सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट के ऊपर किया था। तो अब इनके बारे में, दोनों के बारे में थोड़ी चीजें मैं बता देती हूँ। देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक्स क्या होते हैं? ये कहने का मतलब है जैसे आपने किटकैट खाई, ठीक है, तो किटकैट के अंदर ऐसे 3 रैपिंग्स होती है अलग अलग। और वो 3 रैपिंग क्या है कि वो अगर कहने का मतलब है कि एक जो है 9 माइक्रोन की है, एक 11 माइक्रोन की, एक 15 माइक्रोन। ये क्या मैं थिकनेस बता रही हूँ। तो क्या हुआ, ये जो अलग अलग प्लास्टिक्स हैं ये तो अलग अलग काम आ जाएंगे, पर कहने का मतलब है कि अगर कोई एक सिंगल शीट है जिसके अंदर अलग अलग लेयर 9, 11 और 15 माइक्रोन की, एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो सारी एक ही प्लास्टिक शीट में है, तो उसको वापस से रीयूज नहीं किया जा पाता है और वो जो है पूरा प्लास्टिक डंप करना पड़ता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक को वापस से डिग्रेड होने में लैक्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो जो एक किटकैट का रैपर हमने आज खाया होगा, एक किटकैट को, वो उसका रैपर को डिग्रेड होने में लाखों साल लग जाएंगे, जो कितना ज्यादा हार्मफुल है अर्थ के लिए आप खुद समझ सकते हैं।
दूसरा है सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट। अब ये सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट क्या चीज है कि देखो कि जो नाइट्रोजन है बहुत सारी चीजों से निकलता है हमारे एनवायरमेंट में। किस किस चीज से, एक हम एग्जांपल अगर ले ले पेस्टिसाइड्स का ही, तो पेस्टिसाइड के अंदर जो नाइट्रोजन पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स हैं उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा निकलता है। अब वो क्या करता है, सॉइल पोल्यूशन, फिर उसके बाद वाटर पोल्यूशन, जब वो सॉइल वाटर बॉडी में किसी में मिलती है जाकर तो वाटर पोल्यूशन। तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा है ये वापस से इन्वायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर नहीं जा पाता है इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन की एक साइकिल होती है जिससे बार बार वो इन्वायरमेंट में आता है और रीयूज होता जाता है। अब अगर ये नाइट्रोजन साइकिल प्रॉपर नहीं होगी तो फिर नाइट्रोजन का जो लेवल है इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगा और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने लगेगी। तो सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट मतलब जितना हम नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं वो आने वाली जनरेशन को हार्म ना करे, उसके लिए भी काफी ज्यादा यहाँ पर चर्चा की गई थी और स्टेप्स लिए गए थे। और एक ये जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली है, इनका एक 2030 एजेंडा है, प्रिजर्विंग एंड रिहेबिलिटेटिंग अवर एनवायरमेंट। इसको याद रखना है, कभी कभी हो सकता है कि प्रीलिम्स में आ जाए व्हाट इज द 2030 एजेंडा ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली। तो इट इज प्रिजर्विंग एंड रिहेबिलिटेटिंग अवर एनवायरमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में थोड़े स्टैटिक्स जान लेते हैं। अच्छा, अब क्या इंडिया एक मेंबर कंट्री है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का? तो इंडिया मेंबर कंट्री है, इट इज अ मेंबर कंट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अच्छा, अब जब से ये आया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जब से इसका इंसेप्शन हुआ है 1972 में, तब से ये जो है काफी सारी चीजों में एक ग्लोबल अथॉरिटी की तरह एक्ट कर रहा है। काफी सारी चीजें कौन सी, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें ग्लोबल अथॉरिटी की तरह एक्ट कर रहा है। जो मेंबर कंट्रीज है सारी वो भी सब इनकी बातें मानती है, विच इज अ गुड थिंग। तो अब क्या है, क्योंकि ये अथॉरिटी की तरह एक्ट कर रहा है तो अब इनके कुछ एजेंडा होते हैं जिसको ये प्रमोट करते रहते हैं। क्या एजेंडा होते हैं कि सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर डिटेल में हम इसका एक लेक्चर लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हम जुडिशियल यूज करें सारे रिसोर्सेज का जो हमारे पास है, जो हमें मदर अर्थ ने दिए हैं, और हम जुडिशियल यूज किस प्रकार से करें कि जो हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उसके लिए हम कचरा फैलाकर ना चले जाएं पूरा का पूरा। कहने का मतलब है उनके लिए भी अर्थ एक हैबिटेबल प्लैनेट और एक ग्रीन प्लैनेट हो फॉर लिविंग। ऐसा नहीं है कि उन्हें मार्स पर जाना पड़े, दूसरे एक्सो प्लैनेट्स ढूंढने पड़े, वो ढूंढना चाहिए विच इज अ गुड थिंग, बट अर्थ को हम पूरा लिटर करके नहीं जाएं। हमारी मतलब हमारी डेथ के पहले हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हम एक बेटर प्लैनेट छोड़कर जाए, विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक ग्लोबल एनवायरनमेंट को बचाने का काम करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अच्छा, अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है ये 3 रूट कॉजेस पर काम करता है। कौन से हैं वो 3 रूट कॉजेस? वो 3 रूट कॉजेस हैं। सबसे पहला कि जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, उससे बचाया जाए। किस प्रकार से? तो वो अलग अलग उसके अपने सस्टेनेबल गोल्स के हिसाब से अलग अलग चार्टर्स देता है, वो बताता है, अलग अलग नेशंस को हेल्प करता है मॉनेटरीली भी, और एक रोड मैप भी बताता है उन्हें कि आप किस प्रकार से बेहतरी कर सकते हैं। जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज है जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, तो किस प्रकार से वो ग्रीनर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए। तो पहला तो क्या है, क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज को जो रिवर्स कर पाए, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है उसको प्रिवेंट कर पाए, और पोल्यूशन को और वेस्ट को प्रिवेंट कर पाए। तो कौन सी 4 चीजें हो गई? एक्चुअली 3 ही है, पोल्यूशन एंड वेस्ट एक में ही आ गया। एक तो क्लाइमेट चेंज जिसका ऑलरेडी काफी ज्यादा अभी चर्चा में रहता है, क्योंकि ऐसा चल रहा है ना, अभी रिपोर्ट आई है कि अगर 2 डिग्री से कम ग्लोबल टेम्परेचर नहीं हुआ तो जो भी कोस्टल एरियाज होंगे उनको बहुत दिक्कत आ जाएगी। मतलब जो भी कोस्टल सिटीज और कंट्रीज होगी, जैसे अपनी मॉरिशियस है, मॉलडीव्स हैं, अपने इंडिया का ही जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट है, क्योंकि ये सब सबमर्ज हो जाएंगे। तो पहला यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो पहला गोल है, किस चीज को अवॉइड करना है? क्लाइमेट चेंज को, और उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक लेकर आना है टेम्परेचर को। दूसरा है नेचर और बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है
उसको प्रिवेंट करना, और तीसरा है पॉल्यूशन और वेस्ट को प्रिवेंट करना। वेस्ट कौन से हो सकते हैं? वेस्ट हो सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, जैसे नाइट्रोजन था उनका वेस्ट। और पोल्यूशन कौन सा हो सकता है? सॉइल, एयर, वाटर और जितने भी टाइप के अलग अलग पोल्यूशन है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से करता है? देखिए, ये देता है क्लाइमेट एक्शन एंड केमिकल पोल्यूशन एक्शन के लिए प्रोग्राम, नेचर एक्शन के लिए प्रोग्राम, साइंस, पॉलिसी, इन्वायरमेंट, गवर्नेंस, फाइनेंस, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब वही, एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, फाइनेंसिंग भी कर रहा है और रोड मैप भी बनाकर दे रहा है कंट्रीज को। अब इनकी जो कैंपेन्स है उनमें से सबसे ज्यादा फ्लैगशिप कैंपेन इनकी कौन सी है? वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो आता है 5 जून को। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन क्या करते हैं? ये अवेयरनेस रेज करते हैं एनवायरनमेंट के प्रति, और एनवायरनमेंट के लिए हमें एक्शन लेने की जल्द से जल्द जरूरत है उसके प्रति। अलग अलग कंट्रीज में, सारी कंट्रीज में ये एक प्रकार की जागरूकता फैलाते हैं, अवेयरनेस देते हैं। नेक्स्ट चीज है कि एक प्रकार का अवार्ड है ये जो यूनाइटेड नेशंस देता है। ये है जो है 2018 में इंडिया को मिला था। इट इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर जो हमारी एक एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक सब पार्ट है उसका एक डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। उसको ये जो अवार्ड है एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2018 का, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम देता है, ये इन्हें मिला था। ये क्यों मिला था? फॉर कॉम्बैटिंग द ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल क्राइम। ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल क्राइम क्या होता है? ट्रांस बाउंड्री का मतलब तो हमें पता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो जा रहा है। और एनवायरमेंटल क्राइम का क्या मतलब होता है? देखिए, एनवायरमेंटल क्राइम्स क्या होते हैं? जो इलीगल ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ में, मतलब एक जगह का जो एंडेमिक, जो एक वहां का पर्टिकुलर जानवर या फ्लोरा फोना कुछ भी है, वो दूसरे देश आप लेकर जा रहे हो, विच इज अ क्राइम। दूसरा है इलिसिट ट्रेड इन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स, इलीगल डंपिंग ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग द केमिकल वेस्ट। ठीक है, कि आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहे हो केमिकल वेस्ट दूसरी कंट्री में। जैसे क्या होता है, डेवलप्ड कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो वेस्ट है उसको डंप कर देती है। दूसरा आता है स्मगलिंग ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उन्हें स्मगल तो नहीं किया जा रहा है देशों के बीच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए हमारी। इलीगल माइनिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। ये जो सारी चीजें ये एनवायरमेंटल क्राइम्स के अंतर्गत आती है। और ये जो एनवायरमेंटल क्राइम्स है, अब फोर्थ लार्जेस्ट इलीगल क्राइम कहा जाता है। कौन से हैं इसके पहले? ड्रग स्मगलिंग, काउंटरफीटिंग करेंसी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्राइम अभी हो गया ह्यूमैनिटी के लिए वो है एनवायरमेंटल क्राइम। तो ये जो हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के बारे में सब कुछ था। आई होप आपको ये समझ आया हो। ये एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड है अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने रखे हैं। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये हम एक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वापस से। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में।